हेलो एंड वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज आलोक सिंह और हमारी 70th बीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज जो कि क्रॉनिकल आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, इसमें 2 टेस्ट पेपर आपको फ्री ऑफ इनिशिएटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आप जो है अपने टेस्ट को लिख सकते हैं एंड साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर भी हिंदी और इंग्लिश में आपको क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट ये वीडियो डिस्कशन उन्हीं टेस्ट सीरीज पे प्रमाइज्ड है, जिसमें 1 बाय 1 हम अक्रॉस डिसिप्लिन हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अपने फैकल्टी एक्सपर्ट्स द्वारा जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो डिस्कशन है वो प्रोमिनेंटली हिस्ट्री पे प्रमाइज्ड है, जो कि जीएस के टेस्ट पेपर 1 हमने जो बीपीएससी का मेंस टेस्ट सीरीज पेपर डिजाइन किया है उसमें आज जो है हम प्रोमिनेंटली सिर्फ जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे स्ट्रक्चर करके अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में हम मोर मार्क फेच कर सके एंड बियॉन्ड दैट क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि 70th बीपीएससी मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी है, उसी के बिहाफ पे ये हमारा जो है बीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। तो बिगिन करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेक्शन 1 में खंड 1 में जो शॉर्ट नोट्स आते हैं आपके बिहार पीसीएस में, जो पहला सेक्शन होता है वो शॉर्ट नोट के पे प्रेमाइज होता है, उसी पे प्रेमाइज ये क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में पूछा गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 दैट इज भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में आपको संक्षिप्त में शॉर्ट नोट लिखना है। अब ये आपका जो है 8 मार्कर क्वेश्चन है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन के आंसर की जो वर्ड लिमिट आपको प्रोबेबल होनी चाहिए वो अराउंड 100 से 120 वर्ड्स में जो है आप इस आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। एक शॉर्ट नोट देंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आखिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या है। नाउ चैलेंज लाई करता है कि इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें कि ये आंसर जो है होलिस्टिक फॉर्म में एग्जामिनर को अवेलेबल हो, एक होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन इस आंसर की हो। और क्योंकि वर्ड लिमिट अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपके आंसर में जो है प्रोमिनेंट कीवर्ड्स अलोंग द फैक्ट एंड एग्जांपल्स का यूज हो, जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन के आंसर के साथ जस्टिफिकेशन कर सके। तो बिगिन करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। नाउ इस क्वेश्चन को बिगिन करने में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो एक स्टैंडर्ड सा अप्रोच जो है मॉडल आंसर को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करने में आप जो है इंट्रोडक्शन से बिगिन करते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन से बिगिन करते हैं जिसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ब्रीफ सी कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन आप अपने इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड करेंगे, राइट। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन है कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, फैक्चुअल इनपुट के पर्सपेक्टिव से या डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच से जो आप अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली जो मेन कंटेंट है आपके क्वेश्चन का, उसको जो है आप अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो भी प्रोमिनेंट फीचर्स है, जैसे यहां पे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको जो है हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में लिखेंगे एंड साइमल्टेनियसली एंड में जो है कंक्लूजन में हम जो है एक एनालिटिकल फॉर्म में, जो ये हमने बॉडी ऑफ द आंसर में लिखा है, एक एनालिटिकल फॉर्म में उन की पॉइंट्स की एनालिसिस करते हुए ब्रीफ पर्सपेक्टिव से अपने क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जो हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इस एक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म भी बोलते हैं, इस एक्ट को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म भी बोलते हैं, जो कि 1909 में जो है इन्फॉर्म आया था, राइट। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म इस एक्ट को बोलते हैं, जो कि मिंटो और मॉर्ली उस टाइम के गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, या वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये मिंटो और मॉर्ली होते थे। इनके टेन्योर में इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आया गया था। नाउ इस एक्ट के बैकग्राउंड में कुछ इंसिडेंसेस हुए थे, जैसे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था, राइट। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अकर हुआ था, जिसमें बंगाल को 2 पार्ट में विभाजन किया गया था। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल जो कि आज का मॉडर्न डे बांग्लादेश है,
और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल जिसको आज हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। तो बंगाल के पार्टीशन की वजह से कुछ जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट हुई थी, लाइक स्वदेशी मूवमेंट की बिगिनिंग हुई थी, राइट। स्वदेशी मूवमेंट की बिगिनिंग हुई थी जो कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बोला जाता है ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसीज के अगेंस्ट में। ऐसे रिफॉर्मेटिव मेजर्स लिए गए थे नेशनलिस्ट मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसके बैकड्रॉप में ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ले आया गया था। एंड इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से पहले जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लेके आए थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 में लेके आया गया था, राइट। 1891 में ऑलरेडी एक एक्ट लेके आया गया था, लेकिन ग्रेजुअल पॉलिटिकल पार्टीज लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ग्रेजुअल डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी कि इंडियंस का मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन हो, राइट। इंडियंस का मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नेंस में। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म है या एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म से वहां इंडियंस की अपनी वॉइसेस हो, अपनी रीच हो, अपने इश्यूज को रेज कर सके। उस बैकड्रॉप में इस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से ट्रैवल करते हुए सब्सिक्वेंट जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आया वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, राइट। तो बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप है राइजिंग नेशनलिज्म इन फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 में बिगिनिंग होती है। सब्सिक्वेंट हम देखते हैं 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है और ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल करने की, राइट। डिवाइड एंड रूल करने के तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक फैक्शन क्रिएट किया गया, उसका एक रिजल्टेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, राइट। इन सब बैकड्रॉप में जो भी डेवलपमेंट्स हुई और इंडियंस की अपनी जो डिमांड्स थी इंडियन की रिप्रेजेंटेशन के लिए, उस बैकड्रॉप में ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, राइट। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रीफली अपने इंट्रोडक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो व्हाट वी कैन राइट कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 केम इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के फॉर्म में जो है ये नेशनल मूवमेंट बिगिन हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906. The act intended to promise a responsible or representative government in India. जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म था या इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये एक प्रॉमिस भी था एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में ले आने के लिए। किसके बिहाफ पे? जो मॉडरेट से कांग्रेस में फंक्शन कर रहे थे उनके डिमांड के बिहाफ पे ऐसा ये परसीव किया जाता है कि इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बिगनिंग थ्रू दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंटेंट की गई थी, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम जो है इन 3 की पॉइंट्स को जो है एक फ्लोइंग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 came in the backdrop of rising nationalism in 1905 in the form of Swadeshi movement and formation of All India Muslim League in 1906, and it catered to meet the rising demand or needs of the moderate faction of Congress in the form of responsible government as promised in the Indian Council Act 1909. तो ये 3-4 की पॉइंट्स पे हम अपने क्वेश्चन के आंसर को इंट्रोडक्टरी फॉर्म में 3 की पॉइंट्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने दिखा दिया कि नेशनलिज्म के बैकड्रॉप में जो है जो डिमांड्स उठी थी उनके पर्सपेक्टिव में ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ले आया गया। एंड सब्सिक्वेंटली इसी बैकड्रॉप में कुछ एक्टिविटीज हुई थी, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। जो पॉलिटिकल फैक्शन है उनकी डिमांड थी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आ जाए, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड, राइट। स्वराज की डिमांड 1906 में दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के एक सेशन में 1906 में किया था, राइट। स्वराज की डिमांड हुई थी। तो
इसी बैकड्रॉप में ये इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आया गया था, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन में हम यहां पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इस एक्ट के जो प्रोमिनेंट फीचर्स है, इंडियन काउंसिल एक्ट के क्या प्रोमिनेंट फीचर्स है, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में अभी रिप्रेजेंट किया, उनको अपने जो है मेन बॉडी ऑफ द आंसर्स में हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। तो वी कैन पुट एन हेडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जो फीचर्स हैं वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में रिप्रेजेंट कर देंगे कि आखिर इंडियन काउंसिल एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं। पॉइंट ये है कि हमें 100 से 120 वर्ड में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पैराग्राफ फॉर्म में अगर हम अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो शायद जस्टिफिकेशन न कर पाए सारे की पॉइंट्स मेंशन करने के, और एक प्रेजेंटेशनल डिफरेंस भी क्रिएट हो। इसीलिए ऐसे कुछ डायग्रामेटिकल सर्कुलर फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, या ट्रायंगुलर फॉर्म में, या हेक्सागोनल फॉर्म में, या अलग अलग फ्लो चार्ट्स का यूज करके हम अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे जो है हम अपने इंडियन काउंसिल एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनके बारे में हम यहां मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इन इनडायरेक्ट इलेक्शन में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था। जो मॉडरेट्स की डिमांड थी कि इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया के गवर्नेंस में किया जाए, तो इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो है प्रोविजन लेके आया गया, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन जो था इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाई गई। इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगी जिसमें प्रोमिनेंटली जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स जैसे म्युनिसिपल बॉडीज के जो मेंबर्स थे, म्युनिसिपल बॉडीज along with certain members like जमींदार्स, और कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो कि इंडियन थे, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करते थे। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है इंटर्न मेंबर्स को अपॉइंट करता था, इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट करता था, जो कि आप देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो एक एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आए। नाउ सब्सिक्वेंट कुछ और मेजर्स ये इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आता है, जैसे कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आए गए। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आए गए। अब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट क्या लेके आता है? इंडियंस का मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन हो। तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है एक्सपेंशन किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, legislative councils both at the center as well as at the provincial level, इंडियंस का मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटर में अर्लियर 16 मेंबर्स होते थे, 16 मेंबर्स हुए थे, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ा के 16 से 60 मेंबर्स कर दी गई थी, राइट। तो एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ जिसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन मोर एंड मोर हमें देखने को मिलता है, राइट। ये कुछ पॉजिटिव रिफॉर्मेटिव मेजर्स लिए गए थे। सब्सिक्वेंट कुछ और मेजर्स लिए गए, कुछ और मेजर्स लिए गए। उनमें से एक था बजट, राइट। बजट के जो प्रोविजंस थे, बजट के जो प्रोविजंस थे वो अब डिबेट किए जा सकते थे, डिस्कशन के में पार्ट किए जा सकते, और सेपरेट आइटम्स पे अब जो इंडियन मेंबर्स भी उनको वोट कर सकते थे, राइट। तो ये पावर भी दी गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 में सिर्फ जो है डिस्कशन या डिबेट होता था, लेकिन यहाँ पे वोटिंग पावर भी सेपरेटली दी गई थी। लेकिन इसमें कुछ और नुआंसेस थे। जो ब्रिटिशर्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल रहे इन बजट पे, उसके लिए भी कुछ नुआंसेस है जो कि हम कंक्लूजन पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बजटरी पार्ट में भी जो इनको जो है इंडियंस को जो है एम्पावर किया गया था कि डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और सेपरेट आइटम्स पे सेपरेटली जो वोट कर सकते हैं, राइट। तो जो मॉडरेट्स की डिमांड थी, वो
उसको जो है इन तीन पर्सपेक्टिव से जो है ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है कहीं ना कहीं कैटर करने की कोशिश करता है। और इसी प्रेमाइस पे इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को जो है राइट एक बिगिनिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया का भी नोशन दिया जाता है। बिगिनिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया का नोशन जो है इंडियन काउंसिल एक्ट को दिया जाता है। सब्सिक्वेंट एक और इंपॉर्टेंट मेजर इसमें लिया गया था जिसमें वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी राइट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक इंडियन मेंबर को जो है ऐड किया गया राइट। वन मेंबर वाज एडेड और एसपी सिन्हा जो थे एसपी सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ फोर्थ मेंबर ऐड हुए जो कि लॉ के फील्ड में स्पेशलाइज थे राइट। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल विंग में भी जो है एसपी सिन्हा एज एन इंडियन का रिप्रेजेंटेशन जो है शुरू हुआ। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट यहां पे हमने लेजिस्लेटिव पार्ट देखा और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है रिप्रेजेंट हुआ। लेकिन सर्टेन और एलिमेंट्स जो इस इंडियन काउंसिल एक्ट में लेके आया गया वो कुछ थे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसी एक्ट में कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया, एक तरह से कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया राइट। कम्युनलिज्म का जो है लीगलाइजेशन शुरू हुआ। वो कैसे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एक प्रोविजन दिया गया जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का प्रोविजन रखा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का प्रोविजंस रखा गया। इस प्रोविजन के प्रेमाइस पे ऐसा इलेक्टोरेट डिजाइन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको सिर्फ मुस्लिम इंडिविजुअल्स ही वोट करेंगे राइट। तो एक ऐसा जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लेके आया गया जो कि हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, हिंदू फैक्शन या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन क्रिएट करने के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन लेके आया गया जिसको इंटर्न ये बोला जाता है कि कम्युनलिज्म का एक तरह से लीगलाइजेशन था थ्रू द लॉ। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कम्युनलिज्म की जो भावना डेवलप की गई थी एक ऑर्गेनाइज वे में ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आता है। तो ये कुछ मेजर थे, की फीचर्स थे जिनको हम अपने कोर बॉडी ऑफ द आंसर में लिख सकते हैं कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन और जिसमें एक इंडियन मेंबर आया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या था? इलेक्टोरल कोलीग बनाया जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट इंडियन मेंबर्स लाइक म्युनिसिपल बॉडीज, जमींदार या और भी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स उस समय इंडिया में थे वो जो है इस इलेक्टोरल कोलीग को जो है कॉन्स्टिट्यूट करते थे जिससे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यू हो सके। बियॉन्ड दैट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लिए गए राइट। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में जो लेजिस्लेटिव सीट्स थी उनको बढ़ाया गया, सेंटर में 16 से 60 किए गए, सब्सिक्वेंट मेजर जो प्रोविंसेस के लेवल पे भी लिए गए। तो ये कुछ नॉबल इनिशिएटिव थे लेकिन हर एक प्रोविजन के पीछे कुछ इल मोटिव था, डिवाइड एंड रूल का या कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का। जैसे हमने बताया कि 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट का जो है एक नेशनलिज्म के फॉर्म में अराइजल हो रहा था राइट। तो उस चीज को सप्रेस करने के लिए इंडियन नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए या कूल डाउन करने के लिए एक प्रॉमिस किया गया कि ब्रिटिशर्स जो है एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लेके आएंगे एंड 1906 में ऑलरेडी आईएनसी का जो सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नेहरू ने स्वराज की डिमांड की थी, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी। उसी परस्यूएंस में एक्ट लेके आया गया था लेकिन एक तरह से डिस्गाइज था, एक हिडन अप्रोच था राइट, अपने आप को बेटर रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविजंस लेके आया गया, यू कैन सी कि यहां पे सिर्फ जो प्रोमिनेंट एलीट क्लास है, म्युनिसिपल बॉडीज, जमींदार, यही इस इलेक्टोरल कॉलीग का पार्ट हो सकते थे। यानी कि ऑल्दो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन या एलिमेंट ऑफ इलेक्शन रिप्रेजेंट किया गया था लेकिन ये सिर्फ एलिटिस्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी के लिए ही था राइट। हार्डली 10%, 5 to 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को ही ये मेजर दिया गया था। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी सप्रेस थी उनको ऐसे कोई ड्यू रिफॉर्म मेजर्स नहीं किए गए थे। तो ये एलिटिस्ट क्लास को अपीज करने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन लेके आएगा। साथ ही साथ ये जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आया गया, ये कहीं ना कहीं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो डिवीजन था तो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सप्लीमेंट करते हुए
जो मॉडरेट्स हैं उनको ये प्रॉमिस किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। इसी बिहाफ पे सेंटर और प्रोविंसेस के लेवल पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है एक्सपेंशन किया गया था, राइट। ये कुछ ऐसे मेजर्स थे। एंड सब्सिक्वेंटली क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1906 में हुई थी और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को फ्रैगमेंट करने के लिए, वीकेन करने के लिए, नेशनलिज्म मूवमेंट को दबाने के लिए एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सर्व की गई, राइट। वो इन फॉर्म ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का ये प्रोविजन इस एक्ट में लेके आया गया। तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट नोट्स में हम लिख सकते हैं, इवन दो the Indian Council Act 1909 promised for a responsible government in India, however, it was a carrot and stick policy or an instrument for the core intended policy of the British, that is divide and rule, to appease the Muslim sections as well as moderate faction of Indian National Congress. However, despite of merits and demerits, it is perceived to be a beginning of responsible government in India. तो ऐसे हम जो है इस कोर बॉडी को मेंशन करने के बाद एक एनालिसिस दे सकते हैं कि कोर जो फीचर्स इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थे वो एक बिगिनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को पोर्ट्रे कर रहे थे, जिसमें जो कोर मोटिव था, जो कोर इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट को ऐसा यूज किया गया था डिवाइड एंड रूल के लिए, या एज एन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट फॉर होम मुस्लिम्स एज वेल एज द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो कम्युनलिज्म का जो एंगल लेके आया गया था, कम्युनल इलेक्टोरेट का जो एंगल लेके आया गया था, इट सर्व्ड एज एन स्टिक, एज एन पनिशमेंट फॉर द राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म। इसी पर्सपेक्टिव से इस एक्ट के आने के बाद मिंटो मॉर्ली ने यह कहा था कि इंडियंस मीनवाइल आर नॉट फिट टू सेल्फ गवर्न। इंडियंस अभी इस तरह से अभी जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हो जिससे वो सेल्फ गवर्न कर सकते, स्वराज पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसीलिए कुछ लिबर्टी दी गई है इन फॉर्म ऑफ दिस लॉस एज वेल एज कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं। तो ये जो है हम अपने इस मॉडल आंसर पे यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें इन सारे की पॉइंट्स को आप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपने आंसर को मोर एंड मोर एनहेंस कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड है। ट्राइबल मूवमेंट दैट इज, यहां पे क्वेश्चन हमसे पहाड़िया अपराइजिंग से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल रहा है। नाउ ऐसे नो कि ये ट्राइबल मूवमेंट जो है यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होते हैं, राइट। इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन ये है कि 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बिगिनिंग हुई थी, इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बिगिनिंग से पहले ही अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में जो ट्राइब्स थे जिनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आए, उनकी नेटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में ये ट्राइब टाइम एंड अगेन रेबेलियन करते आए, पब्लिक में ये लाइमलाइट में लेके आए कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थे ये ऑपरेसिव हैं अगेंस्ट इंडियंस नेटिव इंटरेस्ट हैं। उसी पर्सपेक्टिव से ये पहाड़िया अपराइजिंग की क्वेश्चन को हमने इस टेस्ट पेपर में डिजाइन किया है, क्योंकि अब ये स्टेट स्पेसिफिक बिहार पीसीएस का पेपर है, तो बिहार में जो भी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई हैं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम ये अपना नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। नाउ पहाड़िया अपराइजिंग, पहाड़िया विद्रोह यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, एज द टर्म सजेस्ट यहाँ पे पहाड़िया टर्म यूज किया गया है। पहाड़िया टर्म अगर यूज किया गया है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं हिली रीजन्स में शायद कुछ ट्राइब्स रह रहे होंगे जिन्होंने इस रेबिलियन की बिगनिंग की होगी, और इसी पर्सपेक्टिव पे इसको जो है पहाड़िया अपराइजिंग बोला गया है। नाउ अब शॉर्ट नोट में लिखना है 100 से 120 वर्ड में, तो इस आंसर को कैसे हम होलिस्टिक और मोर रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना होगा कि आखिर ये पहाड़िया अपराइजिंग है क्या, सब्सिक्वेंट किस जोग्राफिकल लोकेशन में ये पहाड़िया अपराइजिंग हुआ, राइट, किस जोग्राफिकल रीजन में हुआ, सब्सिक्वेंट इसका टाइमलाइन क्या था, किस ईयर में हुआ, और इस अपराइजिंग से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट लीडर है, राइट, लीडर है तो उस लीडर के बारे में हमें मेंशन किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट जो है कॉजेटिव फैक्टर्स क्या थे, व्हाट वर द कॉजेटिव फैक्टर्स बिहाइंड दिस
ट्राइबल अपराइजिंग, किस वजह से ये ट्राइबल अपराइजिंग हुआ, उसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, एंड अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट में ट्राइबल अपराइजिंग हुआ, राइट। ट्राइबल अपराइजिंग है किसके अगेंस्ट में हुआ, और इस ट्राइबल अपराइजिंग के जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स थे वो इंडियन हिस्ट्री या मोर स्पेसिफिक बिहार की हिस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें इस आंसर में रिप्रेजेंट थ्रू दिस पहाड़िया अपराइजिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। या ऐसे कोई भी ट्राइबल अगर क्वेश्चन आए तो इन डायमेंशंस पे ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ जो पहाड़िया अपराइजिंग थी, पहाड़िया अपराइजिंग जो थी, पहाड़िया अपराइजिंग जो थी ये प्रोमिनेंटली जो राजमहल हिल्स ऑफ बिहार हैं, राजमहल हिल्स ऑफ जो बिहार है वहां पे इसकी बिगनिंग मोर स्पेसिफिक जो है इन द ईयर 1778 के अराउंड जो है जो ये रेबेलियन बिगिन हुआ था। राजमहल हिल्स एज यू नो कि बिहार अनडिवाइडेड बिहार में लोकेटेड छोटा नागपुर जो रीजन है वहां पे ये हिल्स पाई गई थी, जहां पे इन हिली रीजन्स पे ये जो ट्राइब्स रेसाइड करते थे, राइट। ये ट्राइब्स रेसाइड करते थे और इनका जो प्राइमरी मोड ऑफ ऑक्यूपेशन या लिविंग था, जो प्राइमरी मोड ऑफ ऑक्यूपेशन या लिविंग था, या इनकी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बिलीव रखते थे क्योंकि हिली एरियाज में रह रहे हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बिलीव रखते थे। एंड साइमल्टेनियसली जो इनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी या मोड ऑफ लाइवलीहुड था वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते थे। नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस क्योंकि अब फॉरेस्ट या हिली रीजन में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट से निकले हुए फ्रूट्स हुए, हनी हुआ, या फॉरेस्ट से निकली हुई जो लीव्स थी वो इनकी मोड ऑफ डिपेंडेंसी थी। तो प्राइमरी कल्चरल नॉर्म पे जो ये पहाड़िया ट्राइब्स है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करती थी और नेचुरल रिसोर्सेज पे इनकी अपनी लाइवलीहुड, अपनी नीड को मीट आउट करने के लिए डिपेंडेंट होते थे, राइट। और ये प्रोमिनेंटली जो है एज मेंशन की राजमहल हिल्स में रहते थे। अब क्योंकि हिली एरिया में रह रहे हैं तो ये ट्राइब जो है सब्सिक्वेंटली कभी कैलेमिटी जैसी सिचुएशन आ रही है, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हुआ या फॉरेस्ट में उतना प्रोड्यूस नहीं आया, तो जो प्लेन एरिया था, हिल्स के नीचे जो प्लेन एरियाज में जो इंडिविजुअल्स रहते थे वहां पे आके लूट मार करते थे अपनी नीड्स को मीट आउट करने के लिए एंड सब्सिक्वेंट हिल्स में चले जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद जब ब्रिटिशर्स एज यू नो कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और वहां से धीरे धीरे एज अ ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी ब्रिटिशर्स ने जो है ऑक्यूपाई करना शुरू किया और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जो भी बिहार या इंडिया के जो भी नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन थे वहां पे अपने रीच पहुंचाने लगे। तो इसी डेवलपमेंट के बिहार पे जो ब्रिटिशर्स थे वो कन्फ्लिक्ट में आते हैं इस पहाड़िया ट्राइब्स के, पहाड़िया ट्राइब्स से जो है कन्फ्लिक्ट में आते हैं। अब वो जो भी लॉ लेके आते हैं, जो भी ब्रिटिशर्स लॉ लेके आते हैं वो इन पहाड़िया अपराइजिंग के, पहाड़िया इंडिविजुअल्स के जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज यू नो कि एक इंडिविजुअल, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो पहाड़िया थे फॉरेस्ट रीजन में कहीं भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वहां से जो भी क्रॉप का जो एंड प्रोडक्ट उनको मिल रहा है उसके बाद उस क्रॉप को ऑल टुगेदर बर्न कर देते हैं और फिर दूसरी जगह जो है वो लोकेट हो जाते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स एग्रीगेरियन रिफॉर्म लेके आते हैं, जो एग्रीगेरियन लॉ लेके आते हैं, वो एक सेटल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि एक जगह रह के ही उसी एग्रीकल्चर को जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परस्यू करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन पहाड़िया ट्राइब्स के अगेंस्ट कस्टमरी लॉ जो है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो उनका मेथोडोलॉजी उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज होती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो ब्रिटिशर्स और पहाड़िया के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एंड देन लेड टू रिबिलियन बिटवीन पहाड़ियास एंड ब्रिटिशर्स। तो जो पहाड़ी इंडिविजुअल्स है, जो पहाड़ी इंडिविजुअल्स या ट्राइब्स थे, ये रेगुलर वे पे जो लूट मार करते हैं, राइट, इन ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं, राइट, रेगुलर जो है अटैक करते हैं और पब्लिक में ये मैंडेट लेके आते हैं कि जो लॉज लेके आए गए इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट या सेटल्ड एग्रीकल्चर, राइट, परमानेंट या सेटल्ड एग्रीकल्चर के फॉर्म में जो भी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आए, राइट, सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो ये ब्रिटिशर्स लेके आए, वो कहीं ना कहीं एक ट्राइब की सॉवरेनिटी को उनके नेटिव कल्चरल नीड्स के अगेंस्ट में है।
यानी कि एक एंक्रोचमेंट है इन ट्राइब्स की सॉवरेनिटी पे। तो एक तरह से बिगिनिंग हो सकती है, ये ट्राइबल अपराइजिंग एक बिगिनिंग हो सकती है इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज करने के लिए कि ये जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आ रहे हैं वो अगेंस्ट नेटिव सॉवरेनिटी है, और ये ब्रिटिशर्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। और इसी रिजल्टेंट की वजह से, इसी ट्राइबल अपराइजिंग के रिवॉल्ट की वजह से जो है फ्रीक्वेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन दिस ट्राइब्स एंड ब्रिटिशर्स होता है। फ्रीक्वेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन पहाड़िया ट्राइब्स एज वेल एज ब्रिटिशर्स होता है। और ये जो अपराइजिंग है, इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर बोले जाते हैं वो जगन्नाथ सेठ बोले जाते हैं, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। जगन्नाथ सेठ जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। एंड में जो है ये ब्रिटिशर्स जो है इन ट्राइब्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, और जो इन ट्राइब्स के जो टॉप लीडर्स है जैसे जगन्नाथ सेठ है, इनको ये बोलते हैं कि आपको जो है एनुअली कुछ जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा, या कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसके बिहाफ पे जो है ये पहाड़िया अपराइजिंग मूवमेंट जो है ग्रेजुअली सप्रेस हुआ। राइट, ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे सप्रेस हुआ। लेकिन ये ट्राइबल मूवमेंट या ट्राइबल अपराइजिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सर्व करता है बिहार की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, या बिहार में जो नेशनल मूवमेंट था उसके एपिसेंटर के बिहाफ पे, या इंडिया के ब्रॉडर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बिहाफ पे। ये इन द ईयर 1778 के अराउंड जो है ये ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी। राइट, लेकिन प्रोमिनेंटली इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट में अपनी जो है अपराइजिंग की थी, रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट हाई टैक्सेस या रेंट जो भी ब्रिटिशर्स इंपोज कर रहे थे इन ट्राइब्स पे, या उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस या कस्टमरी नॉर्म्स लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके अगेंस्ट में पॉलिसीज लेके आए। इसी बिहाफ पे ये पहाड़िया अपराइजिंग हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रू करती हैं कि ब्रिटिशर्स आर अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द नेटिव रीजन्स एंड एज वेल एज कलेक्टिवली इंडिया एज अ होल। तो इसको जो है हम अपने कंक्लूजन पार्ट में जो है मेंशन कर सकते हैं कि दीज ट्राइबल अपराइजिंग्स लाइक पहाड़िया अपराइजिंग व्हिच अकर्ड इन 1778 आर रिमार्केबल फ्लिकरिंग पॉइंट्स, और एक रिमार्केबल एपिसोड है इंडियन हिस्ट्री का, जो कि इंडिया ब्रिटिशर्स के ट्रू इंटेंट को कहीं ना कहीं ऑन ए रेगुलर एपिसोडिक इवेंट जो है डिस्प्ले करता है। तो इस प्रेमाइज पे हम जो है अपने इस आंसर को रिलेटेड टू पहाड़िया अपराइजिंग जो है मेंशन कर सकते हैं कि किस ईयर में हुआ, 1778 में हुआ। जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो जगन्नाथ सेठ थे। रिस्पॉन्सिबल रीजंस क्या थे? रिस्पॉन्सिबल रीजंस था कि कस्टमरी नॉर्म लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स सेटल्ड एग्रीकल्चर लेके आते हैं। राइट, ये पॉइंट डाल सकते हैं। बियॉन्ड दैट ब्रिटिशर्स हाई रेंट और हाई टैक्सेस इन ट्राइब्स पे जो है इंपोज करते हैं, जो कि इनकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में था। ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे। राइट, एंड ज्योग्राफिकल रीजन जो था वो हिली रीजन्स ऑफ राजमहल हिल्स जो है ये हम मेंशन कर सकते हैं अपने इस पहाड़िया अपराइजिंग के क्वेश्चन में। तो इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करके अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में हम अपने जो है आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से ही रिलेटेड है। As you can see, the next question is about स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वाइट इजी टू गो है, लेकिन चैलेंज है इसको रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट इन द सेंस कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कॉपी हमारे फ्रेंड या हमारे पेयर ग्रुप से कैसे डिफरेंशिएट है, ये इसके कोर कंटेंट पे प्रेमाइज्ड होती है। राइट, तो स्वदेशी मूवमेंट एज यू नो कि आंदोलन जो है आज के मॉडर्न डे टाइम पे हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। राइट, इसी प्रेमाइज पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी ये स्वदेशी मूवमेंट मोर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इसकी बिगिनिंग होती है इन द ईयर 1905, मोर प्रोमिनेंटली इन अक्टूबर 1905 इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के पृष्ठभूमि के बिहाफ पे, उसके बैकग्राउंड में ये जो स्वदेशी मूवमेंट की बिगिनिंग होती है, जिसमें कोर डिमांड होता है इंडिजिनस आत्मनिर्भरता। राइट, इंडिजिनस और आत्मनिर्भरता, जिसमें जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स गुड्स, जो भी ब्रिटिशर्स गुड्स थे या ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनका टोटल बॉयकॉट करना और अपने इंडिजिनस रिसोर्सेस का डेवलपमेंट करना, अपने इंडिजिनस टेक्सटाइल्स,
जो भी हम कपड़े पहने उनको जो है इंडिजियसली बनाएं, जो भी एजुकेशन सेक्टर्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इंडिजिनस हो रेदर देन ब्रिटिशर्स यूनिवर्सिटी, वो जो है इस स्वदेशी मूवमेंट की रिजल्टेंट थे, राइट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ 1905 अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बिगिन होता है, राइट, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के नेशनल मूवमेंट को वीकेन करने के लिए। एज यू नो कि बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल में अराउंड 78 मिलियन इंडिविजुअल्स रहते थे, राइट। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल जो था वो मुस्लिम पॉपुलेशन से रिच था, मेजॉरिटी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल में जो है प्रोमिनेंटली हिंदूज रहते थे। तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक डिवीजन क्रिएट किया जाए, उसी पर्सपेक्टिव में लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है ऐसा आइडिया लेके आते हैं, जिसमें जस्टिफिकेशन दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी, इन 78 मिलियन पॉपुलेशन को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर किया जा सके, यहाँ पे गुड गवर्नेंस मेजर लेके आया जा सके, इसलिए बंगाल का डिवीजन किया जाना चाहिए, राइट, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाना चाहिए। लेकिन उसके पीछे प्रोमिनेंट रीजन था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन क्रिएट करना, एक फैक्शन क्रिएट करना, जिससे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो वीकेन हो सके। उसी पर्सपेक्टिव में, उसी के रिएक्शन के अगेंस्ट में ये स्वदेशी मूवमेंट की जो है बिगिनिंग होती है। तो इस क्वेश्चन के जो इंट्रोडक्शन को वी कैन राइट कि स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी मूवमेंट जो है, it began, right, it began as a reaction to Britishers divide and rule policy, that is partition of Bengal in the year 1905, focusing on boycott of Britishers' goods and institutions, and in turn focusing on indigenous developments and self reliance। तो ये इंट्रोडक्शन में हम डाल सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो है एज एन रिएक्शन थी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल विच अकर्ड इन अक्टूबर 1905, एंड this Swadeshi movement led to boycott of British goods and institution, and in turn reformative measures like production, indigenous development of native industries in India as well as education system, and subsequent जो है the core focus was on self reliance। तो you can use this core points in introduction। आप जो आपने इंट्रोडक्शन में जो 20-30 वर्ड में लिखेंगे वो इन की पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, राइट, कि स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, किस टाइम पीरियड पे हुई, किस जोग्राफिकल रीजन में इसकी बिगिनिंग हुई, इसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या थे, राइट, डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट, और जो कोर जो बिगिनिंग हुई थी उसका एक ब्रीफ सा हिंट जो है हम यहां दे सकते हैं, राइट। नाउ अब जो कोर बॉडी ऑफ द आंसर है, राइट, कोर बॉडी ऑफ द आंसर में वहां पे हम जो है इस क्वेश्चन के कोर डिमांड को एड्रेस करेंगे, राइट। कोर डिमांड्स में जो है हम फीचर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट देंगे, राइट, व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या थे, इसको हम प्रोमिनेंटली जो है एड्रेस करेंगे अपने कोर बॉडी ऑफ द आंसर में, राइट। कोर बॉडी ऑफ द आंसर में हम फीचर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट में ये देंगे, राइट। स्वदेशी मूवमेंट जो है इसमें जो है इट वॉज डीम्ड टू बी एन पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। स्वदेशी मूवमेंट में मासेस का पार्टिसिपेशन था, मासेस इन द सेंस पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल विमेन, जेंडर के पर्सपेक्टिव से women were part, children were part,
वर्किंग क्लास से जाओ तो पीजेंट्स और लेबर्स वेर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट। बियॉन्ड दैट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हिंदूज अलोंग विद द मुस्लिम्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस स्वदेशी मूवमेंट। तो एक रिलीजियस हार्मोनी अगेंस्ट द कॉमन एनिमी दैट इज ब्रिटिशर्स, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था इस स्वदेशी मूवमेंट का, राइट। इसमें जो है ब्रिटिशर्स की गुड्स का जो है बॉयकॉट था, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, फोकस ऑन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था, फोकस ऑन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की थी स्वदेशी मूवमेंट में, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की गई थी, राइट। मासेस में अवेयरनेस जनरेट किया गया। जस्ट फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है अमार सोनार बंगाल लिखा अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। अमार सोनार बंगाल जो है इट वॉज बींग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी टू फ्लिकर अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक यूनिटी की फीलिंग लाने के लिए, एकता की फीलिंग लाने के लिए बंगाल के रिचनेस के पर्सपेक्टिव से अमार सोनार बंगाल लिखा गया था, राइट। यू नो कि आज भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो इसी अमार सोनार बंगाल के प्रमाइस पे है, राइट। तो अमार सोनार बंगाल ऐसा नेशनलिज्म मेजर्स लिया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्प्ले करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्प्ले करने के लिए जो रक्षाबंधन जैसा फेस्टिवल है वो किया गया, राइट। राखी जैसा फेस्टिवल जो है स्वदेशी मूवमेंट पे की फोकस था। बियॉन्ड दैट अब क्योंकि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है और बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, तो इंडियन नेटिव इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी फोकस किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल का डेवलपमेंट होता है जिसमें नेटिविटी ऑफ इंडियन एजुकेशन की बिगिनिंग होती है, वो इसी स्वदेशी मूवमेंट के बैकड्रॉप में होती है, राइट। इससे पहले जो आर्ट एंड कल्चर का पर्सपेक्टिव था, जैसे विक्टोरियन आर्ट के बारे में बहुत एम्फेसिस किया गया, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के डेवलपमेंट के बिगिन होते ही इंपॉर्टेंट जो ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट है, जैसे अबिंद्रनाथ घोष हो गए, अबिंद्रनाथ टैगोर along with नंदलाल बोस जी ने जो है, नंदलाल बोस जी ने जो है इंडिया की नेटिव कल्चरल प्रैक्टिसेस पे एम्फेसिस डाला, उधर अटेंशन सीख किया, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के अमॉन्ग द प्रोमिनेंट फीचर्स थे। जो मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स थे उनका पार्टिसिपेशन हुआ। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, along with बिपिन चंद्रपाल, औरबिंदो घोष, ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स ने जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इस स्वदेशी मूवमेंट की बिगनिंग की थी, राइट। तो ये सारे पॉइंट जो है हम की इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट में डाल सकते हैं, राइट। ये की जो है मेन बॉडी ऑफ द आंसर में अपने हम जो है ये सारे आंसर्स को डाल सकते हैं। एंड इन द एंड कंक्लूडिंग पार्ट में हम दे सकते हैं इवन द स्वदेशी मूवमेंट बिगिन in 1905, it continued till 1911. However, the majority of the movement fizzled. एक स्वदेशी मूवमेंट कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया था, all because of अरेस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनका अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने ऑपरेसिव पॉलिसीज लेके आए, राइट। ब्रिटिशर्स ऑपरेसिव पॉलिसीज लेके आए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है ब्रेक करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश किया गया। जस्टिफिकेशन दिया गया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जो ईस्टर्न बंगाल स्टैब्लिश किया गया है, वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए किया गया है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कहीं ना कहीं वीकेंड करने के लिए ऐसे इंसिडेंसेस लिए गए, ये मूवमेंट फर्दर फीजल आउट हुआ, राइट। एंड बियॉन्ड दैट कोई भी नेशनल मूवमेंट इतने लंबे टाइम तक नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वदेशी मूवमेंट जो है एक बिगिनिंग थी मासेस को जो है नेशनल मूवमेंट में ले आने के लिए। एंड सब्सिक्वेंट कांग्रेस में दो फैक्शन बटे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का जो डिवीजन था, राइट। इनकी आइडियोलॉजी में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का जो पार्टीशन हुआ या इनका जो डिवीजन हुआ इन 1907 इन सूरत सेशन, वो भी कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट को जो है वीकेंड करके गया, राइट।
तो बियॉन्ड ऑल द प्रोमिसेस, ऑल द ड्यू मेजर, जो भी इस स्वदेशी मूवमेंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, राइट, जो कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना शुरू किया और मासेस का पार्टिसिपेशन लेके आए, इंपॉर्टेंट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट, इंडिया के नेटिव आर्ट्स के बारे में एम्फेसिस डाला, एजुकेशन की बिगनिंग हुई, टेक्सटाइल सेक्टर और भी जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी उन पे फोकस रखा गया। बियॉन्ड ऑल दोज मेरिट्स, जो वीकनिंग पॉइंट्स था वो कुछ ये थे जिन्होंने फर्दर जो है स्वदेशी मूवमेंट को कहीं ना कहीं वीकेन किया, जिससे ये स्वदेशी मूवमेंट फिजल आउट हुआ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट एपिसोडिक इवेंट है इन द लैंडमार्क ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट्स हम जो है इस अपने आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील, ये जो है बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड है, स्पेसिफिक बिहार सेंट्रिक है। प्री मेडिवल या मेडिवल टाइम पीरियड के स्केल पे जो है क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन बिहार। बिहार में सूफी मतों का विकास जो हुआ तो उस पे जो है हमें शॉर्ट नोट लिखना है। सूफीज एज यू नो कि जो है म्यूजिक और डिवोशन में जो है बिलीव रखते थे, ऑलमाइटी से कनेक्ट करने के लिए इस्लाम का एक सेक्ट है, राइट। तो अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए, ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए थ्रू द फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डिवोशन जो है ये सूफीज जो है अपना मेथोडोलॉजी यूज करते थे। एंड इंडिया में इस सूफीज्म का डेवलपमेंट जो है, या बिहार में मोर स्पेसिफिक सूफीज्म का डेवलपमेंट एज यू नो कि पर्शियंस के अराइवल के थ्रू जो है इंडिया में हुआ, राइट। जो बाहर से अरब्स एंड पर्शियंस जब इंडिया में आए तो उनके थ्रू ये सूफीज भी जो है ट्रैवल करते हुए इंडिया में आए। एंड विथ कोर्स ऑफ टाइम, पैसिविटी ऑफ टाइम, जो ये सूफीज थे इंडिया के नेटिव कल्चर में या बिहार के नेटिव कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। एंड थ्रू देयर मेथोडोलॉजी ऑफ कंपैशन, हार्मोनी और ब्रदरहुड, जिसपे ये सूफीज्म बिलीव रखता था, भाईचारे पे, एक दूसरे पे बिलीव रखने में, प्यार करने में, जो इनका जो कोर आइडियोलॉजी थी दैट इज कंपैशन, डिवोशन टुवर्ड्स गॉड एंड ब्रदरहुड, इन सारे मेथोडोलॉजीज ने नेटिव लोगों को इतना इंप्रेस किया कि सूफीज्म जो है नेटिव कल्चर में, मोर प्रोमिनेंटली बिहार के कल्चर में, क्योंकि हम यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के कल्चर में सूफीज्म कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर गया, राइट। एज यू नो कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया से जो अरेबियन ट्रेवल्स आते थे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, वो बिहार, जो कि आज का मॉडर्न डे बिहार है, एज यू नो कि उस टाइम पे जो ट्रेडिंग पोर्ट्स अवेलेबल था कोलकाता जो है नियर वेस्ट बंगाल, तो ये ट्रेडर्स के रूट में ये बिहार का रीजन पड़ता था। तो इन ट्रेडर्स के साथ जो है ये सूफीज भी बिहार में आए और अपनी जो टीचिंग्स है, अपनी टीचिंग्स जो है, अपनी प्रैक्टिसेस हैं, वो नेटिव लोगों में जो है स्प्रेड किया। एंड अलग अलग सूफी सेक्ट्स लाइक फिरदौसी, कादरिया एंड चिश्ती सेक्ट जैसे सूफी सेक्ट जो है यहाँ पे बिहार में प्रोमिनेंटली जो है इन द कोर्स ऑफ टाइम लाइक 11 to 12 सेंचुरी या 13 सेंचुरी के अराउंड जो है प्रोमिनेंटली बिहार में जो है अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। और कुछ इंडिविजुअल्स जो कि सूफी सेक्ट से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मखदूम सरफुद्दीनी, राइट, मखदूम सरफुद्दीनी, या इंपॉर्टेंट सूफी सेक्ट लाइक कादरिया, इन्होंने प्रोमिनेंट जो है अपनी रूटिंग जो है बिहार में बनाई, जो कि बिहार में कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड, राइट, एक स्पिरिट ऑफ कंपैशन, इन सब में बिलीव जो है ये सूफीज्म जो है प्रोमिनेंटली जो है बिहार में डेवलप करता है। तो इसी प्रेमाइस पे हमें जो है ये 7 मार्कर क्वेश्चन, जो कि अराउंड आपको जो है 7 मार्कर क्वेश्चन जो 100 to 105 वर्ड्स मैक्स में जो है आपको लिखना है, राइट। तो वी कैन बिगिन विथ द डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन बिहार, राइट। डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन बिहार जो है we can introduce by giving reference of Sufis arrived in Bihar Sufism arrived in Bihar while traveling with Arabian traders as well as invaders and got absorbed
and simultaneously reflected their teachings in बिहार। तो जो सूफीज थे वो प्रोमिनेंटली ट्रेडर्स के साथ, अरेबियन ट्रेडर्स के साथ, एंड साथ ही साथ जो अरेबियन इन्वेडर्स लाइक मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी जिन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया, उनके थ्रू जो है ये ट्रेडर्स जो है इंडिया में आए। एंड मोर प्रोमिनेंटली बिहार रीजन में ये सूफीज जब आए तो यहाँ बिहार के नेटिव कल्चरल नॉर्म्स में अपने आप जो है अब्जॉर्ब्ड हो गए। एंड साथ ही साथ बिहार के नेटिव कल्चर में अब्जॉर्प्शन के साथ साथ अपनी भी जो टीचिंग्स थी, अपनी जो बिलीफ सिस्टम थी, उनका कहीं ना कहीं इंप्रेशन जो है बिहार में स्प्रेड किया। राइट, बिहार में इस जो है सूफी सेंट्स ने जो है अपना इंप्रेशन जो है क्रिएट किया। एंड जो प्रोमिनेंट फीचर्स इन सूफीज एसोसिएटेड लाइक दे स्प्रेड द फीलिंग ऑफ brotherhood, compassion, music, devotion to God, ये सारे मेजर्स जो है कहीं ना कहीं इसकी छाप जो है बिहार के नेटिव रीजन में जो है इनका इंप्रेशन क्रिएट हुआ। And simultaneously from 11th century onwards, important Sufi sects like Firdausi, Chishti and Qadariya, ये आपको बिहार रीजन में ऐसे सूफी सेक्ट्स जो है प्रोमिनेंटली यू कैन सी देम कि सूफी सेक्ट्स का जो प्रोमिनेंट एस्टेब्लिशमेंट बिहार के अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में हुआ है। राइट, वी कैन सी दैट नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम अगर साइट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें जो बिहार में आपको देखने को मिल जाएंगे, वी कैन सी इट ऑन ए मैप। हम मैप पे देख सकते हैं, यू कैन सी कि बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है और उस पर अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में आपको जो है सूफी श्रिंस मिल जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको जो है पटना के पास जो है मानेर शरीफ यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, यू कैन सी द मानेर, जहां पे आपको जो है सूफी श्रिंस मिल जाएंगे। बियॉन्ड सिवान रीजन में यहाँ पे हसनपुरा है, यहाँ पे यू कैन गेट। वैशाली रीजन में जो हाजीपुर, करबला है, दीज आर द प्रोमिनेंट सूफी साइट्स जो कि मिल सकते हैं आपको। बियॉन्ड मुंगेर रीजन ऑफ जो बिहार है, वहां पे आपको जो है जामिया रहमानी कानखा जो है, ये जो है प्रोमिनेंट सूफी साइट मिल जाएंगी। बिहार शरीफ में जो है आपको जो है इब्राहिम बयाट की जो है टॉम मिल जाएगी। बादी दरगाह या बड़ी दरगाह या छोटी दरगाह जो है यहाँ बिहार शरीफ में मिल जाएगी। औरंगाबाद के रीजन में जो है अमजेर शरीफ जो मज़ार है, यहाँ पे मज़ार है, सूफी सेंट्स की मज़ार है। तो ये प्रोमिनेंट रीजन्स में यू कैन सी कि कैसे सूफीज्म का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। शेर शाह सूरी का टॉम जो है यू कैन सी कि सासाराम में है। राइट, तो ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं जहां पे आपको प्रोमिनेंटली जो सूफी श्रिंक्स मिलेंगे, जहां पर बिहार में ग्रेजुअली जो है सूफीज्म का डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल साइट्स हैं बियॉन्ड कादरिया एंड चिश्ती साइट्स, ये जो कुछ अलग साइट्स हैं। राइट, बिहार आपको जो है यू कैन सी कि पटना में जो मानेर रीजन जो है वहां पे ये सूफी साइट जो है पाई गई, जो कि मखदूम सरफुद्दीन के आपकी जो है ये साइट है, सूफी साइट है। तो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट्स कि कौन कौन सी साइट्स बिहार के अलग अलग रीजन में है। पटना के ही पास जो है फुलवारी शरीफ जो है खानगाह जो लोकेटेड है। खानगाह जो है सूफीज की जो है रिलीजियस साइट होती थी, जहां पे एक ग्रुप में जो है ये सूफी सेंट्स बैठते थे। बड़े बड़े उनके वार्डरोब्स होते थे, कपड़े होते थे, जहां पे म्यूजिकल रिसाइटेशन करते थे, ईश्वर को या अल्लाह को याद करते थे अपने म्यूजिकल रिसाइटेशन के थ्रू। उन जगहों को जो है खानगाह बोलते थे। राइट, खानगाह बोलते थे। राइट, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स यू कैन सी कि पटना में जो फुलवारी शरीफ है, राइट, ये साइट्स लोकेटेड है जो कि बिहार में सूफीज के डेवलपमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो ये सूफीज जो थे बिहार में जो है एक कल्चरल रिवाइवलिज्म, राइट, कल्चरल रिवाइवलिज्म अलोंग विथ न्यू कल्चर, जैसे पर्शियन कल्चर का अडॉप्टेशन बिहार में जो हुआ है,
जो नेटिविटी दिखेगी आपको पर्शियन कल्चर की, वो भी कहीं ना कहीं इन सूफीज के थ्रू जो है बिहार के नेटिव कल्चर में इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, राइट, आर्किटेक्चरल डिजाइन में जो जो भी डिशेस खा रहे हैं, जो पर्शियन डिशेस हैं वो बिहार में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं सूफीज के थ्रू ही बिहार के नेटिव कल्चर में उनका इन्फ्यूजन हुआ था, राइट। तो इन द एंड कंक्लूजन पार्ट में हम लिख सकते हैं कि सूफीज्म हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार एज कैन बी विटनेस्ड इन द उर्स मेलास। उर्स का मेला लगता है बिहार में, आप देखेंगे, या अलग अलग जगहों पे यूपी में भी कैन सी कि उर्स का मेला लगता है। ये उर्स का मेला जो ये सूफी सेंट हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट या याद करने के लिए ये जो उर्स का मेला है, राइट, ये बिहार और उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेट्स में जो लगाया जाता है, ये उर्स का मेला, ये कहीं ना कहीं रिमेम्बरेंस देता है कि सूफीज्म ने कैसे इंडिया के कल्चर में या बिहार के कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट किया है, राइट। तो दिस इज हाउ Sufism has led to cultural revivalism, cultural enrichment, along with diversity of Bihar that began from early pre-medieval times and up till now जो है सूफीज्म जो है प्रॉपरली जो है आप दरगाहों पे जाएंगे तो फ्लरिश कर रहा हो, तो अप टिल नाउ जो है ये आप जो है सूफीज्म जो है फ्लरिश कर रहा है। और ये जोग्राफिकल रीजन से, जो कि आपके मैप के पर्सपेक्टिव से या थ्रू डायग्राम्स, पटना के विसिनिटी पे इंपॉर्टेंट साइट्स लाइक मानेर है, हाजीपुर करबला इन वैशाली है, राइट, इनका जो है रेफरेंस दे सकते हैं। या बिहार शरीफ में इब्राहिम बायाटाम जो कि बड़ी दरगाह या छोटी दरगाह के नाम से जानी जाती है, इनका रेफरेंसेस आप जो है अपने मॉडल आंसर में दे सकते हैं और आप जो है पोर्ट्रे कर सकते हैं कि कैसे बिहार में सूफीज्म मत का जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मोर स्पेसिफिक बिहार सेंट्रिक है। क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मंजूसा पेंटिंग। बिहार में जो है मंजूसा पेंटिंग की जाती है, इसके बारे में हमें मेंशन करना है। मंजूसा चित्रकला के बारे में हमें अपने शॉर्ट आंसर में, जो कि 7 मार्कर क्वेश्चन है, दैट मींस अराउंड 100 to 105 वर्ड्स में जो है हमें इस आंसर को लिखना है। तो मंजूसा पेंटिंग के बारे में हमें एक शॉर्ट नोट जो है लिखना है। नाउ एज यू नो कि बिहार एक वाइब्रेंट रीजन रहा है, कल्चरली बहुत ही एनरिच, राइट, कल्चरली बहुत ही एनरिच, रिलेटेड टू फेस्टिवल्स, रिलेटेड टू कस्टम्स, रिलेटेड टू पेंटिंग्स लाइक मंजूसा पेंटिंग या मधुमरी पेंटिंग्स, लाइक अलग अलग रिलीजियस माइथोलॉजीज भी बिहार जैसे रीजन से रिलेटेड है। उसी प्रेमाइस पे ये मंजूसा पेंटिंग आपकी जो है मेंशन की गई है। नाउ इसका पर्सपेक्टिव ये कि करंट में भी ये न्यूज में रहा है, 2021 में इस मंजूसा पेंटिंग को जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दैट इज जीआई का टैग दिया गया है। जीआई का टैग यानी कि रिकॉग्निशन इस ज्योग्राफिकल रीजन के लिए कि ये ज्योग्राफिकल रीजन मोर स्पेसिफिक जो बिहार का अंग प्रदेश है, अंग रीजन है, इंपॉर्टेंट महाजनपद जो अंग बोला जाता था, उसी रीजन में ये आपकी जो है मंजूसा पेंटिंग की जाती है। यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है कि जो लोकल आर्टिशियंस हैं उन्हीं को ये पैटर्नेज दिया जाएगा कि मंजूसा पेंटिंग का नाम यूज कर सके। तो 2021 में इनको जो है जीआई टैग मेंशन किया गया। नाउ ये मंजूसा पेंटिंग है क्या, राइट, इसकी थीम क्या है, थीम क्या है, स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, क्या कलर्स यूज किए जाते हैं इन पेंटिंग्स में, ये हमें अपने मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट करना है, जिससे एक हमारा मॉडल आंसर जो है एनरिच हो सके। तो प्रोमिनेंटली मंजूसा पेंटिंग जो है, मंजूसा पेंटिंग जो है, मंजूसा पेंटिंग ये ब्रॉडली जो है बिहार का जो अंग प्रदेश है, राइट, अंग एज यू नो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट महाजनपद जो है, राइट, जिसकी कैपिटल सिटी जो चंपा हुआ करती थी, ये इस रीजन में जो है ये मंजूसा पेंटिंग की गई। और इस पेंटिंग के पीछे जो है, इस पेंटिंग के पीछे जो है एक रिलीजियस माइथोलॉजी एसोसिएटेड है, रिलेटेड टू ए वाइफ, डिवोशन ऑफ ए वाइफ। उस एक इंडिविजुअल का, एक वाइफ की जो है हस्बैंड की जो डेथ ऑन द डे ऑफ मैरिज हो जाती है, एक स्नेक के बाइट करने की वजह से, सांप के काटने की वजह से औरत की जो है औरत के पति की जो है डेथ हो जाती है। लेकिन इस वाइफ का डेडिकेशन टुवर्ड्स इट्स हस्बैंड, राइट, हस्बैंड के प्रति जो डिवोशन है कि वो अपने हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ ही जाती है, राइट, वो सारी जो डिवोशन है वो इस मंजूसा पेंटिंग में जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो प्रोमिनेंटली जो है ये अगेंस्ट स्नेक वर्शिप या
विषधारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्नेक को जो है पॉइजनस स्नेक रेप्टाइल होता है। तो विषधारी पूजा प्रोमिनेंटली इस मंजूषा पेंटिंग जो है इस विषधारी पूजा से एसोसिएटेड है, जो कि प्रोमिनेंटली मानसून टाइम पीरियड में ये पूजा की जाती है। राइट, मानसून टाइम पीरियड में ये पूजा की जाती है अगेंस्ट दिस स्नेक गॉडेस जो बोला जाता है, उनको वर्शिप करते हुए मानसून रीजन में की जाती है। और इस पेंटिंग में प्रोमिनेंटली जो है बैम्बू से बने हुए, बांस से बने हुए, बैम्बू से बने हुए बॉक्सेस का यूज किया जाता है, जूट से बने हुए, बैम्बू से बने हुए बॉक्सेस का यूज किया जाता है। राइट, इनका यूज किया जाता है। और जो प्रोमिनेंट कलर्स इस मंजूषा पेंटिंग में यूज किए जाते हैं वो पिंक, ग्रीन along with येलो कलर, जो कि सर्टेनली मधुबनी पेंटिंग से अपने आप को थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। और कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मंजूषा पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो इनका जो आउटर बॉर्डर लाइन है, राइट, आउटर बॉर्डर लाइन है, उस पे स्पेसिफिक जो है एम्फेसिस दिया गया है। स्पेसिफिक एम्फेसिस आउटर बॉर्डर लाइन पे जो है मंजूषा पेंटिंग पे जो है स्पेसिफिक एम्फेसिस डाला गया है। राइट, तो ब्रॉडर थीम जो है इसकी इस माइथोलॉजी से एसोसिएटेड है। और ये मंजूषा पेंटिंग जो है एक डिवोशन को, कहीं ना कहीं डिवोशन को, एक वाइफ के डिवोशन को अपने पति के प्रति जो है डिवोशन और लव को जो है कहीं ना कहीं ये मंजूषा पेंटिंग जो है सिग्निफाई करता है। प्रोमिनेंटली बैम्बू बॉक्सेस पे ये जो है पेंटिंग की जाती है। और इस पे जो अलग अलग क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स बने होते हैं, सांप बने होते हैं, टर्टल्स बने हुए हैं, एंड शिव और पार्वती के इमेजेस को भी इस मंजूषा पेंटिंग में जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है। राइट, शिव और पार्वती के इमेजेस को जो है मंजूषा पेंटिंग में रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो बिहार की नेटिव कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिलेटेड टू आपको जो है ये थीमेटिक जो आइडियोलॉजीज हैं, जो एक पत्नी का अपने पति के प्रति जो प्रेम है, जो भावना है, या नेचर वर्शिप जो कि स्नेक है, सांप जो विषधारी है, विषधारी पूजा जो है ये स्नेक की वर्शिप की जाती है ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे इन द मानसून सीजन, बारिश के सीजन में ये जो पूजा की जाती है विषधारी पूजा। इन्हीं सारे फीचर्स को जो है ये मंजूषा पेंटिंग जो है थ्रू पेंटिंग के फॉर्म में, राइट, विविड जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो इमेजेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के कल्चरल इथोस, बिहार के कल्चरल नॉर्म को जो है रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए मंजूषा पेंटिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट है। एंड 2021 में जो है इसको जो है जीआई का टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग जो है दिया गया था, जो कि बिहार के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन मेंशन कि क्या क्या कलर्स का यूज किया जाता है, किन किन जगहों पे, जैसे आउटर बैम्बू बॉक्सेस से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस रिलीजियस थीमेटिक माइथोलॉजी पे या किस रिलीजियस स्टोरी पे जो ये पेंटिंग्स बनी है, और पेंटिंग्स में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है। जैसा मैंने मेंशन किया स्नेक्स, टर्टल्स या नेचर से रिलेटेड चीजें, या गॉडेस शिव भगवान शिव और पार्वती के इमेजेस को भी इस पे जो है रिप्रेजेंट किया जाता। और ह्यूमंस को जो है, क्योंकि जो वाइफ है जिनके हस्बैंड की डेथ, उनका ही रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे वो जो है ह्यूमन बॉडीज को भी इस मंजूषा पेंटिंग में रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऐसे आप जो है आप अपने बॉडी ऑफ द आंसर में लिख सकते हैं कि मंजूषा पेंटिंग इज वन ऑफ द विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ बिहार दैट डिस्प्लेस कंपैशन, लव of a wife towards its husband along with environmental and naturalistic representation। तो ये कंक्लूजन वाले पार्ट में जो है आप ऐसे मंजूषा पेंटिंग के बारे में आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि मंजूषा चित्र कला क्या है। तो ये फर्स्ट पार्ट में जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, 8 मार्कर और 7 मार्कर, जिनको 100 to 120 वर्ड्स along with 100 to 105 वर्ड्स में आपको जो है रिप्रेजेंट करना है। ये स्पेसिफिकली जो है आपके हिस्ट्री के डिस्कशन है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस द फीडबैक। आप अपने आंसर्स को जो है हमारे क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे जाके इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, और अपने आंसर शीट को जो है हमें chronicle.ias02@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, जिसमें फ्री मेंटरशिप और गाइडेंस आपको अवेलेबल की जाएगी, जिससे आपकी जो बिहार पीसीएस के जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो एनहेंस हो सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विशिंग यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। गुड बाय।